अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो शहर फैसलाबाद इतनी जरखेज मिट्टी रखता है कि वक्तन फवक्तन चमकते हुए मोती उगलता रहता है। वो फनकारों की सूरत में भी होते हैं, वो शायरों की सूरत में भी होते हैं, वो स्टेज आर्टिस्ट की सूरत में भी होते हैं, सिंगर्स की सूरत में भी होते हैं, एक्टर्स की सूरत में भी होते हैं। और शहर फैसलाबाद की धरती इस हवाले से काफी अहमियत की हामिल है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस शहर से निकल के दुनिया भर के अंदर अपना नाम जो है वो बना चुके हैं, और इस नाम की वजह से ना सिर्फ उनको पहचाना जाता है, उनके मुल्क को पहचाना जाता है, बल्कि खास तौर पे उनके शहर को भी उन्हीं के नाम के साथ मुंसलिक किया जाता है। अगर मैं ऐसे चंद नाम ले दूं तो उनमें आपको बताता चलूं कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ऐसा नाम था जो कि दुनिया भर के अंदर आज भी उनको माना जाता है। और अगर बात की जाए उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब की, वो थे तो उनके शागिर्द, लेकिन उन्होंने भी इस वक्त अपना इतना मुकाम दुनिया के अंदर बना रखा है कि बॉलीवुड के अंदर छाए पड़े हैं। बड़े बड़े सिंगर्स को पछाड़ दिया जाता है जब उनकी आवाज सामने आती है, और ज्यादातर प्रेफरेंस प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, उनकी आवाज के लिए ज्यादा प्रेफरेंस उनको दी जाती है, और कोशिश की जाती है कि मूवी में एक आधा गाना, चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड की जो होती है मूवी, उसके अंदर भी उनका कोई ना कोई गाना इंट्रोड्यूस करवाने की फिल्म के अंदर कोशिश की जाती है, क्योंकि ये माना जाता है डायरेक्टर्स की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से, कि मूवी के अंदर अगर गाना अच्छा है तो उससे मूवी हिट होने के चांसेस होते हैं। और बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं जिनकी मूवीज हिट नहीं होती, लेकिन उनके गाने की वजह से उनको जो शोहरत दवाम मिलती है वो काबिल दीद होती है। और इसके साथ साथ हमारे स्टेज आर्टिस्ट फैसलाबाद के अगर देख लिए जाए तो फैसलाबाद के जितने भी स्टेज आर्टिस्ट हैं उनका भी दुनिया भर के अंदर नाम बन चुका है इस वक्त। नासिर चिन्योटी जिनका ताल्लुक चिन्योट से था, कैसर पिया जो जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से था, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि फैसलाबाद से निकल के अपना नाम दुनिया भर के अंदर उन्होंने बनाया। दूसरे शहरों के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर उनके प्लेस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं और अपना नाम बना चुके हैं। अगर शायरों में बात की जाए तो अबीर अबू जरी और बरी निजामी समेत बहुत सारे शायर ऐसे थे जिन्होंने अपना नाम दुनिया भर के अंदर रोशन किया। बरी निजामी की अगर खास तौर पे बात की जाए तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने बहुत सारी कवालियां जो कि शोहरत दवाम का हिस्सा बनी उनके कैरियर के अंदर, वो बरी निजामी ने ही लिखी थी। तो बरी निजामी भी एक बड़े शायर थे। तो ऐसे शायर जो हैं वो आजकल काफी हद तक नापैद भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शायर भी हैं जिन्होंने अपना बड़ा जबरदस्त नाम और मुकाम आज के दौर में बना रखा है। उनका ये मानना था कि दौरे हाजिर के मुताबिक जो है वो शायरी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि उस दौर में मौजूद थे उन्होंने अपने दौर के से मुनासबत रखते हुए उस वक्त में शायरी की जो कि बड़ी पॉपुलर हुई। तो हमारे कहने का मकसद ये, तमाम बातें करने का मकसद ये था कि आर्टिस्टों के हवाले से और तमाम फनकारों के हवाले से हमारी मिट्टी फैसलाबाद की और गिद्दोनवा के इलाके की बड़ी जरखेज है, और बड़े इस तरह के सिंगर्स एक्टर्स वक्तन फक्तन जो है हमारी धरती प्रोड्यूस करती रहती है। आज भी हमारा जो शो है वो ऐसे दो नौजवानों के साथ है, ऐसे चमकते हुए सितारों के साथ है जो कि म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं और काफी हद तक बना चुके हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने 7 गाने रिलीज किए जिनकी धूम काफी मच चुकी है, और यूट्यूब हो, इंस्टा हो या फिर फेसबुक हो, उन गानों के लिरिक्स और इसके साथ साथ इनकी कंपोजिशन जो बनाई गई है उसको लोगों की जान से खूब सराहा जा रहा है। हमारे साथ फरीद खान मौजूद हैं, फरीद खान के साथ साथ हमारे साथ जावेद खान मौजूद है। दोनों भाई हैं और सिंगिंग करते हैं। अगर एक सिंगिंग करता है तो दूसरा रैप करता है, और इनको खूब पसंद किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि वहां पे अगर आपको किसी जगह पे पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां पे जाके परफॉर्म करके आप पॉपुलैरिटी गेन कर सकें, तो सिंपली आप क्या करते हैं कि वीडियो बनाते हैं, गाना शूट करते हैं और उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करवा के कंपोजिशन बना के उसे जस्ट अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद पसंद और नापसंद लोगों की होते हैं, जितना लोग उसे पसंद करते हैं उतना पॉपुलर और वायरल होता चला जाता है, जितने शेयर्स होते हैं, जितने लाइक्स होते हैं, वो आपको साथ साथ बता रहे होते हैं कि आपकी गायकी को लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फरीद की गायकी को आज काफी लोग आजकल पसंद कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर फरीद मैंने देखा है काफी पॉपुलर हो रहे हैं आप वक्त के साथ साथ। तो क्या कहेंगे, गायकी का आगाज कहां से किया आपने?
जी मैंने गायिका का आगाज़ 2017 में लाहौर कलंदर का गाना हमने पहले किया था, जो कि इस टाइम यूट्यूब पे सभी गानों से ज़्यादा हिट है। उसके बाद मैंने छठ दिला सॉन्ग किया, जो कि एक बड़ी कंपनी से रिलीज़ हुआ, और उसके बाद फिर कंटिन्यू सर हम करते रहे हम साथ। अच्छा ये बताइएगा, कंपोजिशन आप खुद करते हैं, शायरी आप खुद करते हैं या किसी से करवाते हैं? नहीं जी, कंपोजिशन सारे भाई करते हैं और लिरिक्स भी सारे भाई जावेद के होते हैं, और साथ में ये सारे गानों में रैप भी करते हैं मेरे साथ। ठीक है जी, हमारे साथ जावेद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। कंपोजिशन आप जब करते हैं, 7 गाने आपने रिलीज किए, तो 7 गानों की कंपोजिशन अलग अलग की होगी, तो बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा आपको। नहीं, जे गॉड गिफ्टेड है साहब। 7 गाने तो हमने रिलीज़ कर दिए ना पहले, और मैंने 20 से ज़्यादा सॉन्ग लिख लिए हैं और कंपोजिशन बना लिए और सॉन्ग्स भी। तो मुझे तो इतना मसला नहीं होता। मैं तकरीबन 10 साल से लिख रहा हूँ और कंपोज कर रहा हूँ अपने सॉन्ग। तो ऑफिशियली तो हमने 3 साल पहले शुरू किए है, और वर्क में 10 साल से कर रहा हूँ इस काम पे। अच्छा, जब शायरी लिखनी होती है, खासकर रैपिंग आप करते हैं, तो रैपिंग के हवाले से शायरी लिखने के लिए या अल्फाजों का चुनाव जो करना होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि आपने जब म्यूजिक या गाना गाना होता है उसके लिए जो लिरिक्स होते हैं वो और तरह के होते हैं, और जब आपने रैपिंग करनी है उसके लिए लिरिक्स और तरह के होते हैं। तो किस तरह से लिखते हैं, मैनेज कैसे करते हैं तमाम वो ना, चीज़ें? कोई सॉन्ग भी मैंने बनाना होता है पहले उसका मैं आइडिया सोचता हूँ कि मैंने इस आइडिया का सॉन्ग बनाना है, फिर उस पर मैं तकरीबन 1-2 वीक सोचते रहता हूँ कि इस टाइप का सॉन्ग करना है, फिर वो आइडियाज आ जाते हैं, फिर खुद अल्फाज की शक्ल में वो कंपोजिशन बन जाती है। तो फिर ठीक है, फरीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, फरीद से भी गुफ्तगू करते हैं। फरीद, आप तो खुद गाते हैं, लेकिन किसी को देख के आपको शौक पड़ा होगा, किस के गाने जो है वो सुन सुन के आप खुद गुनगुनाना शुरू हुए? ज़्यादातर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब और न्यू सिंगर में इमरान खान। अच्छा, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान से आपकी कोई एक कवाली या सॉन्ग आपको जो बड़ा पसंद हो, वो कौन सी, जिसको आपने बड़ा रिपीट में सुना हो और इवन सुर भी याद हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह ली? जी, वो मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए उनका गाना था। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे और भी सिंगर्स हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, उनमें से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से हट के अगर मौजूदा दौर के सिंगर्स की बात की जाए, नाज़रीन मौजूदा दौर के सिंगर्स के हवाले से मैं बात कर रहा था और अभी मेरे ज़हन में आया, हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम थे शफाउल्लाह रोकड़ी जो हैं, उनकी डेथ हो चुकी है और बड़े अफसोस के साथ हम आपको बता रहे हैं, तकरीबन 2 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी। तो जैसे ही ये खबर सुनने को मिली तो यकीन मानिए यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उनसे बजाते खुद मैं मिला भी हुआ था, तो बड़े ही खुशदिल इंसान थे, उनकी सेहत भी बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन अचानक कार्डियक अरेस्ट की वजह से वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, क्योंकि जिस तरह के गाने उनकी तरफ से गुनगुनाए जाते थे वो शोहरत दवाम बड़े कम वक्त में उन्होंने ऑल ओवर द पाकिस्तान हासिल की थी। तो बहुत सारे कंसर्ट्स भी किए थे, अब डिमांड दिन ब दिन उनकी बढ़ी थी, उनका बेटा भी है आगे, अब वो इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा। तो आप फरीद मुझे इस हवाले से बताइएगा कि मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो मौजूदा दौर के अंदर कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जो कि आपको पसंद है? आतिफ असलम है हमारे पास, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सिंगर्स। बिलाल सईद। बिलाल सईद, बिलाल सईद का कोई गाना आपको आता है? जी, उनका गाना आधी आधी रात, अगर आप थोड़ा गुनगुना के सुना दें। मेरा ख्याल है दोनों भाई गुनगुनाएंगे, तो मैं रैप करूंगा बाद में जब। अच्छा, वैसे बिलाल सईद के इस गाने की बात की जाए ना, तो इसको पॉपुलैरिटी पहले तो बहुत मिली थी, लेकिन मेरे ख्याल में, हो सकता हूं मैं गलत भी हूं, ज्यादा पॉपुलैरिटी जो फेसबुक के ऊपर मेम्स तैयार की जाती है और उसमें इस म्यूजिक को बड़ा इस्तेमाल किया गया है फन और मजाक के लिए, तो एक पॉपुलैरिटी उनकी, क्योंकि प्रोफेशनल सिंगर के तौर पे ये गाना जो प्रोफेशनली उन्होंने रिलीज किया है उस वजह से तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ फेसबुक पे जो मजाक और क्लिप्स बनाए जाते हैं मुनफरिद, उसके अंदर भी उन्होंने इस म्यूजिक को काफी हद तक यूज किया है। अच्छा फरीद, मुझे ये बताइएगा, बिलाल सईद के साथ साथ अगर आप बॉलीवुड की बात करें और पाकिस्तान की बात करें, अगर दोनों के सिंगर्स को कंपेयर करें तो ज्यादा टैलेंट आपको किसके अंदर नजर आता है? हमारे पाकिस्तान के जो सिंगर्स हैं वो ज्यादा टैलेंटेड हैं या फिर इंडिया के सिंगर्स हैं? हमारे पाकिस्तान के ज्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान सभी यहाँ से उन्होंने सीखा, वो इन्हें कॉपी करते हैं सारे ज्यादातर म्यूजिक है। हाँ, ये चीज देखने में बड़ी आती है कि हमारे सिंगर्स को, और इवन हमारे जो पुरानी मूवीज के अंदर
सिंगिंग की गई है सिंगर्स की तरफ से, उनको बड़ा कॉपी किया जाता है जी, जी। और नए ट्रेंड में आके गा दिया जाता है और उस पर लेबल जो लगा लिया जाता है वो इंडिया की तरफ से अपना लगा लिया जाता है। तो मेरा ख्याल ये बड़ी शर्म की बात है, उनको इस हवाले से थोड़ा सा नजरसानी करनी चाहिए कि म्यूजिक चुरा के इस्तेमाल नहीं किया करते, गुनगुना के अपने धुन बनाए। अच्छा, धुनों के हवाले से आपसे मैं पूछता हूँ कि जब धुन बनानी होती है गाने की तब भी बड़ी मेहनत लगती है। 7 गाने आपने रिलीज किए और 7 गानों की धुनें अलग अलग आपने गुनगुनाई, तो मुश्किल तो आई होगी आप? हाँ जी, मुश्किल तो आती है क्योंकि भाई बनाते सारा इनमें पहले सारा वर्क करना होता है कि हमारा जो लिरिक्स है वो तो कहीं मैच नहीं होती किसी, उसके बाद जो उसकी धुन होती है वो चेक करनी होती है, किसी का मैच तो नहीं होती, तो सारा वर्क करना पड़ता है उस पर। चले जावेद, आप बताइएगा कि मुश्किलात पेश आती होंगी धुनें बनाने के लिए, किसी क्लासिकल सिंगर की इस हवाले से आप मदद लेते हैं, कोई आपको बताए कि किस तरह से इसको मैनेज करना है? अभी तक तो हम खुद ही अपने आप ही करते हैं सब, बस कंपोजिशन में बना लेता हूँ, फिर मैं कॉल करता हूँ जो म्यूजिक डायरेक्टर को अपने को मैंने ये लिरिक्स लिख लिए हैं, इस पर मुझे ना म्यूजिक अच्छी सी कोई टून बना के भेजो, फिर वो भेजते हैं, तो जो अच्छी लगती है फिर उसको कंटिन्यू करके उस पर वर्क करके उसको फिर हम फाइनल करते हैं। काफ़ी टाइम 1 माह लग जाता है तकरीबन उसको फाइनल करने में। फाइनल अच्छा, कब आपको महसूस हुआ कि आप सिंगर्स हैं और प्रोफेशनली इसको ऑफिशियली गाना शुरू करेंगे? शुरू में लिखता था, काफ़ी अच्छा लिखता था, तो मुझे लगा कि मैंने काफ़ी सिंगर्स देखे जो एक सॉन्ग करते हैं तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, तो मैंने भी सोचा कि इसको एज ए प्रोफेशन शुरू करें। एक सॉन्ग तो मैं कर सकता हूँ ऐसा कि जिससे बिल्कुल भी अपना नाम बन जाएगा इंडस्ट्री में, तो अच्छा, वही सोच के मैंने भी पूरा रॉक स्टार जैसा है, लंबे बाल, ग्लासेस लगाए हैं और जैसे स्टेज पे जाके धूम मचा दी जाएगी, तो ये सिंगर्स की कोई फरमाइश होती है, ये शौक होता है? ये वैसे लुक ही ऐसी मुझे अच्छी लगती है अपनी। वैसे ना मैं खुद सिंगर बनना चाहता था पहले, फ्रीद जो इसको इतना शौक नहीं था, ये क्रिकेट खेलता था ज़्यादा, तो मेरी ना आवाज़ उस लेवल की नहीं थी जिसकी फ्रीद की। मैं सिर्फ रैप अच्छा कर लेता हूँ, वैसे जो ना मेन सिंगिंग फिर फ्रीद कॉलेज में और स्कूल में कंपटीशन करता था, तो मुझे लगा कि ये बेहतर गाएगा, फिर मैंने अपनी सारी कंपटीशन जो की थी फिर इसको मैंने शुरू करवाई। तो अब मेन सिंगिंग यही करता, बाकी थोड़ा बहुत रैप मैं साथ में कर लेता हूँ, बाकी दूसरा म्यूजिक। 7 गाने अब तक माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त गायकी जो है वो आपकी तरफ से परफॉर्म की गई और गाना बड़ा जबरदस्त रिदम के अंदर आपने सेट किया हुआ था और स्लोमो भी था इसमें, स्लो म्यूजिक भी था और इसके साथ साथ आपकी जो आवाज थी सही 4 चांद तो उसने लगाए। तो ये गाना कंपोज किसकी तरफ से किया गया? ने किया। जावेद साहब, बड़ा जबरदस्त कंपोज किया आपने और इसके अंदर जो म्यूजिक जिस तरह से दिया गया है और लिरिक्स का जिस तरह से डिसाइड किया गया, थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी हमें बताएं, किस तरह से बनाया? वो ना असल कहानी तो जे फ्रीद ना ये गाना गुनगुना रहा था, छड़ दिला मेरे, वैसे बैठा रूम में था, तो मैंने कहा ये किसका सॉन्ग है, कहना बस माइंड में वैसे ये लाइन आ रही है, तो मेन इसमें इसका ही आइडिया था सॉन्ग में। फिर मैंने जब थोड़ा सुना बाकी फिर मैंने कंप्लीट किया इसको। अच्छा, लिरिक्स वगैरह भी शायरी भी खुद करते हैं? हाँ, सारी आप करते हैं या फरीद करता है? नहीं, ज्यादा मैं कभी कभी जो कोई आइडिया हो ना फिर शेयर कर लेता है कि इस आइडिया पे सॉन्ग बना लें, तो फिर उसको आगे कंटिन्यू फिर मैं कर लेता हूँ। और कंपोजिशन कैसे डिसाइड करते हैं? काफी हम लिखते नहीं है पेपर पे सॉन्ग, वैसे गुनगुना के सुर भी खुद बनाते हैं, जगह भी खुद लेते हैं। वो सारा ना हम जब बनाते सुर में ही बनाते हैं अपने आइडिया, जो वैसे गुनगुनाते बीट पकड़ते हैं और कंपोजिशन पकड़ते हैं, फिर उसको जब 1-2 लाइनें बन जाती हैं तो फिर उसको कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। अच्छा, आप भी रैपिंग मैंने सुना है करते हैं, तो रैपिंग वाले ज्यादा बोहेमिया को फॉलो करते हैं, तो आपका भी ये सीन है? नहीं, मेरा सीन ये था, फिर फ्री ने सिंगिंग करनी थी तो उसके साथ मैंने भी अटैच होना था किसी बहाने, तो मैं थोड़ा रैप इसलिए करता हूँ कि साथ में जैसे इधर हूँ मैं, तो रैप की वजह से फिर इकट्ठे रैप ही करके सुना दें हमें। बिल्कुल। तो अच्छा, इसकी भी आप खुद ही से शायरी लिखते हैं? लिरिक्स खुद लिखते हैं इसके? खुद सारे। तो इसको बनाने के लिए टाइम कितना लगता है आपको? फिर वो एक वक्त होता है ना, बंदा सोच रहा होता है, फिर अता होती है और फिर वो जहन में जो आता है वो लिखता है। ये फीलिंग्स होती है, कभी कभी चलते फिरते कोई कंपोजिशन दिमाग में आ जाती है, कभी घर में बैठे मैं ना उसको मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जब भी मेरे दिमाग में कोई लाइन आती है ना तो उसको मैं उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर उसको जाके सुनता हूँ, बल्कि अपने फ्रेंड्स को सुनाता हूँ पहले कि यार ये 2 लाइनें इसको कंटिन्यू करूँ, जो म्यूजिक को जानते हैं, फिर जब वो पसंद करते हैं फिर आगे उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, हमारे साथ फरीद भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं।
अच्छा फरीद, कभी सोचा है कि बिलाल सईद, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि उस्ताद नुसरत सेहत के बिलाल सईद को बड़ा फॉलो करते हैं, और पिछले दिनों उन्होंने एक गाना भी एक मस्जिद के अंदर गुनगुनाया था, उसकी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बन गई थी, और आज मेरा ख्याल अदालत में उनकी पेशी भी है। सबा कमर और बिलाल सईद जो हैं वो इस लाहौर के हाई कोर्ट में पेश भी हुए हैं अभी। तो सबा कमर जो हैं वो बुर्का पहन के पेश हुई हैं अदालत के अंदर, और बिलाल सईद भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो आज पेशी को भुगतने के बाद वो वापस जाएंगे। कभी सोचा है कि आप उनके साथ डुएट करेंगे? कोई इन फ्यूचर प्लान है आपके? असल में प्लान तो सारा भाई के होते हैं, बाकी नहीं, प्लान सारा मैं म्यूजिक करता हूँ। मैं बस फरीद को मैं बताता हूँ उन्हीं हमने से- ये करना है, ये करना है। बिलाल सईद से तो हम जो हमने जो छड़दला किया था उसके साथ ही तो दुबई में हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी। सॉरी दुबई में अली recording- मुस्तफा भाई यानी के- बिलाल सईद के साथ आप रिकॉर्डिंग कर चुके हैं? हाँ, उसने बल्कि हमारी शूट चल रही थी तो उसने टाइम लिया हमसे कि यार मुझे जाना है किसी शो पे, आज मुझे रिकॉर्डिंग उसका करने दे। उस दिन दिल्ली फिर हमने वाली मिस जो की। सॉन्ग था आने वाला तो था, और फिर- मेरा मिस वर्ल्ड जो सॉन्ग एक दिन हम इकट्ठे थे स्टूडियो में वहाँ पे दुबई में। बिलाल सईद के साथ? हाँ, तो तो उसने- आपने उनके साथ भी गाना गुनगुना रखा है? नहीं अभी नहीं, मिले थे उससे। बाकी करेंगे। मतलब बाकी उससे हमारा प्लान गपशप नहीं हुई अभी। हाँ थोड़ी जी, बहुत? हमारा प्लान कोई हमारे खुद के, हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम खुद ही इंशाल्लाह ताला। नहीं, वो तो होता है ना, जैसे मोमना मुस्तहसन के साथ बिलाल सईद ने हाँ, duet बाकी- किया है, और किसी फीमेल सिंगर का हाँ, आप फीमेल के रखते हैं? साथ हमारा प्लान है। अभी एक मैं सॉन्ग लिख रहा हूँ, वो हम फीमेल के साथ ही करेंगे। फीमेल कोई नई सिंगर लाएंगे या फिर वो अभी देखते हैं कौन उसमें फिर। डिस्क्लोज नहीं आप करना नहीं, अभी चाहते? कोई अभी तक- decide नहीं हाँ, किया? डिसाइड नहीं हुआ वो सॉन्ग ना। इन फ्यूचर डिसाइड आप हाँ, जब करेंगे हाँ जी। तो अब फीमेल के सिंगर के साथ। हाँ जी। अच्छा, आजकल की नौजवान नस्ल ज्यादा दुखी गाने गाती है, ऐसा क्यों होता है? अभी आपने भी जो गुनगुनाया वो काफी दुखी गाना था। वो एक फिल्म में कहते हैं ना कि जितने दिल पूरी दुनिया में टूटते हैं उतने अकेले पंजाब में टूटते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है जी, इस दुनिया में हर चीज मुमकिन है। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। कि ये गाना जो फरीद की जान से अभी गुनगुनाया गया है, इंडिया के अंदर रिलीज होना था, और उस जिस मूवी के अंदर रिलीज होना था उसके डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने इनके गाने को हायर भी कर लिया था, ले लिया था, और जल्द रिलीज करना ही था। कि उसके साथ ही पाकिस्तानियों की जानिब से हमारे पायलट जो हैं उन्होंने अभिनंदन की कुछ पिटाई इस तरह से कर दी, सरहदों पे जहाज़ों को इस तरह से मार के गिराया कि इंडिया जो है वो इस कदर खौफजदा हो गया कि अब पिटाई तो पड़ गई है, अब गाने भी पाकिस्तान से नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद मेरा ख्याल ये क्या कहानी है, फरीद आप अपनी जुबानी ही बताएं तो बेहतर होगा। जी, मेरा ये ना एक हमारे पाकिस्तान का चैनल है इक्विपमेंट पंजाब दा, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। तो गाना सुनने के बाद इंडिया की कंपनी से कॉल आई थी उनको, तो उन्हीं से हमारा उन्होंने नंबर लिया था। तो उनके जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे खुद फिर कांटेक्ट किया कि फरीद हम ये गाना लेंगे आपका जो मिस वर्ल्ड गाना है। तो बात हो गई थी, बस फिर तैयार अच्छा, है जब लास्ट टाइम फिर हुआ अभिनंदन वाला वाकया हुआ, हमारे जवान सिपाहियों ने कुछ इस तरह से धूल उनको सरहदों पे चटाई कि उनको बताया कि पाकिस्तान के अंदर आना तो दूर, नजर भी नहीं करने। तो उसके बाद फिर मामला काफी हद तक चेंज हो गए। जी जी बिल्कुल, फिर ये गाना हमारा यार भाई म्यूजिक पे रिलीज हुआ था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारे साथ जावेद भी मौजूद है। जावेद, आप क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर को आपने तब बात नहीं की कि जनाब आप शायद इस वाक्य की वजह से हमारा गाना नहीं ले रहे? बस फिर तो सभी पाकिस्तानी सिंगर बैन कर दिए थे उन्होंने, फिर हमारा भी उसी में ये रिलीज नहीं हो सका उधर। ठीक। इस वजह से। अच्छा, ये तो दो गाने जो आपने बारी बारी गुनगुना के यहाँ पे सुनाए हैं, इसके अलावा भी कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आ रहे हैं आपके? 5 तो हमारे ऑडियो गाने तैयार हो चुके हैं जिनकी वीडियोस पे हमने जल्द काम करना है। उसके अलावा 10-12 मैंने और गाने लिख लिए हैं जो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हमारे नॉन स्टॉप ही म्यूजिक चलेगा अब तो। अच्छा, ये समटाइम होता है ना कि आपने जिस तरह का गाना गुनगुनाया होता है वैसे ही आपको वीडियो बनाने के लिए लोकेशंस डिसाइड करनी होती हैं, तो आप लोकेशंस किस तरह से डिसाइड करते हैं? कौन कौन सी लोकेशंस पे शूट कर चुके हैं आप? हमने ना जिधर भी हम जाते हैं हम नज़र रखते हैं इर्द गिर्द, जो भी हमें अच्छी जगह लगती है ना फिर हम उधर बात करते हैं कि हमें ये जगह चाहिए शूटिंग के लिए। अच्छा, दुबई आप गए थे, दुबई सॉन्ग रिलीज करने गए थे, वहां पे रिकॉर्ड करवाने गए थे या लोकेशंस की वजह से गए? वहाँ पे मिस वर्ल्ड उधर ही शूट किया था हमने दुबई में इसकी ये वीडियो। गाना दुबई में शूट हुआ है सर, ये दुबई में शूट हुआ इंडियन था? मॉडल थी इसमें, और इसकी ऑडियो भी दुबई में हुई।
और उधर ना अली मुस्तफा भाई हैं, वो बिलाल सईद के सॉन्ग भी गाते हैं, सरमद के करते हैं, फलक के सब के वही सॉन्ग करते हैं। हमने फिर उन्हीं से करवाए थे उधर जाके दुबई में। अच्छा, बहुत सारे सिंगर्स ऐसे होते हैं जो कि बड़ा अच्छा गुनगुनाते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि उसको रिकॉर्ड करवा पाएँ या उसकी वीडियो शूट करवा पाएँ, क्योंकि वीडियो शूट के लिए वीडियोग्राफर को भी आपने अच्छे खासे पैसे देने होते हैं, मॉडल्स को भी साथ में लेना होता है, हायर करना होता है, लोकेशंस पे भी जाना होता है, उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो ये बड़ी मुश्किलात आती हैं जो मतलब थोड़े ऐसे घराने से जिनका ताल्लुक होता है, ज़्यादा इनकम उनके पास नहीं होती, तो वो किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं ये उन्हीं को पता होता है। तो आपको भी इस तरह की कोई मुश्किलात का सामना? वो मैं बताता हूँ, मेरे वालिद साहब फार्मर हैं, किसान। जब उन्होंने हमारा टैलेंट देखा तो उन्होंने जो भी उनके पास जो भी होता उन्होंने सब हमको दे दिया कि आप म्यूजिक पे लगाओ, तो हमने सब लगा दिया है जो भी था। लेकिन अभी उनको प्राउड तो होता होगा कि बच्चों का नाम जो है वो बन रहा है। हाँ जी, खुश तो बहुत है, खुश हैं वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे आपके पास लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट जिनको ज़ाती तौर पे मैं फैसलाबाद के अंदर जानता हूँ, वो अपनी कंपोजिशन भी करते हैं, सॉन्ग भी बनाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, रिलीज भी कर देते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है कि रिकॉर्ड करवाने के और वीडियोग्राफी के पैसे नहीं होते। टैलेंट हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन गुर्बत जो है वो ऐसी एक चीज़ है जो कि जान ही नहीं छोड़ रही यहाँ। पैसे तो हमारे पास भी इतने नहीं थे जितने हमने लगाए, वो हमारी ज़मीन थी कुछ, मेरे वाल ने वो सेल की हमारे लिए थोड़ी सी। जनाब, ये होता है शौक। इनका कहना है कि जमीन को सेल करके गाने को रिकॉर्ड करवाया इन्होंने, रिकॉर्ड करवाने के बाद उसे रिलीज किया और वीडियोग्राफी भी की। इसलिए वो कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता। तो उसकी जीती जाती मिसाल जो है वो आप इन दोनों के सामने देख सकते हैं। और बाज़ बात ऐसे भी होता है ना कि घरों के अंदर आप जिस शौक को फॉलो करना चाह रहे हैं, जैसे अभी आप सिंगर हैं दोनों, तो सिंगिंग को अगर कोई शख्स फॉलो करना चाहता है, घर की तरफ से बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, उनको मारपीट की जाती है कि किस तरफ चल पड़े हो जनाब, कोई पढ़ाई करो, कोई अच्छा पढ़ लिख जाओ ताकि आपका फ्यूचर बन सके। सिंगिंग में तो फ्यूचर नहीं है, तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने जब सॉन्ग सुनाए ना अपने लिखे हुए घर वालों को, तो मैंने ये सॉन्ग लिख लिए सारी, मैंने स्टोरी बताई, उन्होंने कहा टेंशन नहीं लेनी आपने, आप शुरू करें और प्रोफेशनल करें, ये नहीं करना कि इधर से करें। दुबई हमारे सबसे बड़ा डायरेक्टर था, उधर हमें दुबई भेजा फिर उन्होंने कि उधर म्यूज़िक करो। सब काम हम प्रोफेशनल किया, बड़े बड़े जो प्रोफेशनल है ना, वीडियो वाला, म्यूज़िक वाला, सबके साथ हमने प्रोफेशनल लोगों के साथ सब किया फिर जाकर। तो फरीद, आप यहाँ पे कोई कंसर्ट्स परफॉर्म किए हुए हैं? आपने किसी स्टेज पे जाके गाने का मौका मिला है? जी, टीवी शोज में 2 में किया था मैंने परफॉर्म। पीटीवी होम में किया, जुगनेट होम में, और उसके बाद एटीवी पे किया मैंने, और उसके बाद अपने सिटी गोजरा में कॉलेजेस वगैरह के। कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपको चेयर तो करते होंगे, काफी दाद भी मिलती होगी? सभी बहुत। गोजरा वाले बहुत सपोर्ट करते हैं सब ना, वो सिटी वाले हमारा गाँव है 158 GB, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और जब घर से सपोर्ट हो इंसान को, देन ही वो माशरे में जाके अपना बड़ा नाम पैदा कर सकता है। तो फरीद खान आपका और जावेद खान आपका बहुत शुक्रिया आज के शो के अंदर आए, और बड़े ज़बरदस्त गाने जो कि आपने गुनगुना रखे हैं और हमें सुनाए भी और हमारे कानों में रस भी घोला। तो वंस अगेन आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। कौन सी बड़ी इमारत है जिसको गिराने जा रहे हैं हमारी इंतजामिया फैसलाबाद? हनान, बहुत शुक्रिया। ये एक इंतहाई अहम इकदाम इसलिए है कि इससे पहले जो पुख्ता तजावजात थी उनको नहीं गिराया जा रहा था, सिर्फ टफ टाइल उखाड़ दी और छोटी मोटी चीजें कर ली। एक इंतजामिया ने पिछले हफ्ते वो जो पेट्रोल पंप वाली कार्रवाई थी वो इंतहाई अहम थी, और अब जो इससे भी ज्यादा अहम एक कार्रवाई होने जा रही है कि महकमा इंहार के दफ्तर में मौजूद जो हजारा होटल है वो गैर कानूनी तौर पर बना हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सामने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सामने। और आप ये समझ लें कि महकमा इंहार की बाहर की जो दीवार है उसके साथ मस्जिद भी मौजूद है, उसके साथ होटल भी वो मौजूद है, और वो अरसा दराज से है। और मैं ये समझता हूं कि फैसलाबाद के बाहर के अफराद भी जब यहाँ पे आते हैं तो हजारा होटल की दाल खाना जरूर पसंद करते हैं, लेकिन अब चूंकि वो भी स्टेट लैंड पर मौजूद है, और आया कि वो स्टेट लैंड लीज पर थी या किस मकसद के लिए थी, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा।
लेकिन इस वक्त जो है वो उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले आधे घंटे में वहां पर इंतजामिया की जानिब से उसको गिराने का, उसकी सीलिंग का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी और आपके कहने का मकसद है क्रेनें तैयार की जा रही हैं और उनको तैयार, सेल्फ शेल्फ मारा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, उस तरफ अब गाड़ियां चल पड़ेंगी थोड़ी देर, बिल्कुल ऐसा ही है। और वहां पर बड़ी मेजर कार्रवाई जो है वो मुतवक्के है। और इससे पहले भी उनको कई एक बार इस हवाले से कहा जा रहा था कि ये होटल जो है ये हटा दिया जाए, उठा दिया जाए, लेकिन चूंकि इक्का दुक्का बार बंद भी किया गया, लेकिन दोबारा बहाल हो गया। लेकिन अब इस वक्त मुझे नजर ये आ रहा है कि वाकई वहां पर जो मौजूद होटल है उसको गिरा दिया जाएगा और एक एक करके वो तमाम अफराद जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर इंक्रोचमेंट करके या कब्जा करके इसी तरह की पक्की या कच्ची तजावजात कायम की हुई हैं, अब मुझे लग रहा है कि शायद उनके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। अच्छा, पक्की तजावजात को तो गिराया जा रहा है, अब कच्ची तजावजात की तरफ भी आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी तजावजात होती हैं वक्ती तौर पे इनको गिरा दिया जाता है या साइड पे कर लिया जाता है, ये जाते हैं वैसे ही लगा लिया जाता है। इसका कोई मुनासिब तरीकेकार होना चाहिए, जो शख्स कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIR काटी जाए, जुर्माने किए जाए, देन ही जाके इनको मेरा ख्याल अकल आएगी, वैसे नहीं रुकना। ये यूरोप में एक बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी मामले के ऊपर सजा देना चाह रहे हैं या उसको मुआशरे से हमेशा के लिए एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भारी जुर्माने और भारी सजाएं जो हैं वो दी जाती हैं, सख्त सजाएं दी जाती हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लाम से लिया गया है और इस्लाम इस बात का बड़े वाज़े मौक़िफ़ अपनाता है कि कोई भी काम जो कि ममनुआ है आपके कानून के मुताबिक, कायदे ज़वाबित के मुताबिक, उसके ऊपर भारी जुर्माना किया जाए और कड़ी सजा दी जाए। इसीलिए चोरी करने वाले के लिए हुक्म था कि उसका हाथ काट दिया जाए। एक तो हमेशा के लिए उसके लिए अलामत बन जाए कि ये चोर है, दूसरा ये कि जब उसका एक हाथ जाया हो जाएगा तो वो नहीं चाहेगा कि दूसरा हाथ भी जाया हो इस तरह। तो ये बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। इसी तरह का अगर वाज़े प्लान ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद और डिवीजनल इंतजामिया और हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपनाएं, तो मेरा ख्याल है इस तरह के मसाइल के ऊपर काबू पाया जा सकता है। और बड़ी इस हवाले से वाज़े मिसालें भी मौजूद हैं। और अगर आज फील्ड इंस्पेक्टर जो है वो वहां पर जाकर तजावजात की तस्वीरें बनाए और उन तस्वीरों को जवाज बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, भारी जुर्माने किए जाएं और यहां तक कि जितना मटेरियल, जितना सामान दुकान के बाहर पड़ा है उसे जब्त कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कल को कभी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी। और ये आपने देखा जब्त नहीं किया जाता मिर्जा साहब, यही तो इशू है। और कैटेगराइज किस तरह से किया जाता है, इस सिस्टम को चलाया कैसे जाता है कि इनको पता नहीं इनके कौन से सोर्सेज हैं, इनको इल्हाम हो जाता है, क्या होता है वल्ला इलम, इनको पता चल जाता है कि अब ऐसी छापा मारने आ रहा है, चीजों को उठा। मैं बताता हूं, मैं एक छापे का बड़ा खुद गवाह हूं। किया यह जाता है कि अगर एक इलाका जिला इंतजामिया के ज़ेरे कंट्रोल है तो वहां पर जाते हैं, कार्रवाई करने के लिए पहुंचते हैं, फिर अचानक पता चल जाता है कि ये इलाका जिला इंतजामिया तो देख रही है लेकिन इसकी जिम्मेदार जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां पे कार्रवाई करेगी। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर के बगैर आप वहां पे कार्रवाई नहीं करते। अब जब तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर ने वहां पर पहुंचना है तब तक आप वो तमाम चीजें हटा चुके होते हैं जो तजावजात के जुमरे में आती हैं। इसके साथ क्या होता है, आप हाउसिंग के डिपार्टमेंट वो चले जाते हैं इलाके में और वहां जाकर आपको पता चल जाता है तो ये तो इलाकाई कॉर्पोरेशन का नहीं है। और ये ऑफिसर जो हैं, जो मातहत ऑफिसर हैं, ये जानबूझकर ऐसा करते हैं कि जो गैर मुतल्लिका ऑफिसर को साथ लेके जाते हैं और वहां पे कार्रवाई नहीं होती। इसके साथ साथ क्या होता है, जो फील्ड इंस्पेक्टर है वो टीम के मूव होने से पहले फोन कर देता है कि भाईजान टीम आ गई जी, अपना अपना बंदोबस्त कर लो। और इसी के वो 500,000 रुपए जो है वो ले रहा होता है कि भाई मैंने आपको फोन ही करना है, और बस वही फोन करने से ही उसकी जितनी तनख्वाह है उससे कई गुना ज्यादा वो सिस्टम शुरू हो जाता है। ये मामला है जिसके ऊपर इससे पहले कई बार ऐसा हुआ कि टीम को रवाना करने से पहले उनके तमाम के फोन जब्त किए जाते रहे कई ऑफिसर्स की जानिब से, कि उन्होंने ऑपरेटर का भी फोन ले लिया, ड्राइवर का भी फोन ले लिया, साथ में मुतल्लिका ऑफिसर का भी फोन ले लिया, इंस्पेक्टर का भी फोन ले लिया और फिर फैसला किया कि भाई हमने किस इलाके में जाना है। उस वक्त कार्रवाई भी जो थी वो कामयाब होती थी। लेकिन मुतल्लिका हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स ऐसे भी हैं जो अभी बिन बताए, उनको भी नहीं पता होता, वो गाड़ी को सेल्फ मारते हैं और निकल पड़ते हैं कि अब इधर जाया जाएगा उधर जाया जाएगा, रास्ते में डिसाइड करते हैं। मैं बताता हूं, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली जब नए फैसलाबाद में आए तो उनके पास डायरेक्टर जनरल FTA का भी चार्ज था। तो जब वो हाउस से मूव होते थे तो चूंकि हमारी भी वो पैरेलल एक कम्युनिकेशन चल रही होती है, तो मैंने वो पता करना कि भाई किधर मूव हुआ है, तो उन्होंने बताना कि भाई DHQ जा रहे हैं।
अब डीएचक्यू के गेट पे जाके अचानक फैसला होता था कि भाई हमने एफडीए मूव करना है, और वो एफडीए दाखिल हो जाते थे। तो वहां जाके फिर कोई ना कोई वो ऑफिसर की हाजिरी, मातहत अमले की हाजिरी, पता चल रहा है कि भाई महकमा सेहत के दफ्तर जा रहे हैं, तो पता ये चलना फिर अचानक कि भाई वो तो जिला काउंसिल मूव कर गए हैं। हमें इतला मिलनी कि भाई वो जा रहे हैं किसी डिस्पेंसरी में छापा मारने के लिए, लेकिन अचानक पता चला कि वो तो वेटरनरी के किसी यूनिट पे चले गए हैं। स्मार्ट मूव्स ये हो रहा होता था, लेकिन अब वैसी कार्रवाइयां नजर नहीं आ रही। इवन कि आप यूज्ड टू हो गए शायद इस वजह से, यूज टू भी हो जाते हैं। और अब इस वक्त के जबकि 11:15 हो चुके हैं, कई ऑफिसर, कई मुलाजमीन अभी तक सीटों पे नहीं होंगे, और कुछ जो पहुंचे हुए हैं वो एक दूसरे के दफ्तर में बैठ के चाय पी रहे होंगे। तो इस तरह जो आला ऑफिसर्स हैं उनको जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन पॉजिटिव सेंस में और पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन अब जो मामला जो है वो तजावजात का शुरू हुआ है। अब इंतजामिया को अदालत से बड़ा खौफ है, क्योंकि अदालत की जानिब से जो क्लास ली जाती है ना कि आपने शहर चलाना है, आपने जिला चलाना है, आप क्या कर रहे हैं, इतना फिक्रा एक ऑफिसर के लिए काफी होता है। और जब टीवी स्क्रीन की टक्कर के ज़हन वो बनता है तो वो मुतलका ऑफिसर के लिए बड़ी वो बाइस से शर्मिंदगी भी होता है। तो ये पिछले दिनों में यही हुआ था कि जब तजावजात के ऊपर ये इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि एक एक करके तमाम तजावजात हटाई जाएं, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी, मैं समझता हूं कि जरूरत की बात है कि ये वहां से अगर होटल जो है वो आज रिमूव हो जाता है। इससे पहले पेट्रोल पंप हो चुका, अब इसके अलावा को 2 पेट्रोल पंप और हैं जो लीज की जगह पर मौजूद हैं, उनको कौन हटाएगा? इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी तंजीमों के दफातर मौजूद हैं, उनको कौन हटाएगा? ये आने वाला अभी वक्त बताएगा। अच्छा मिर्जा साहब, इसके साथ साथ हमें जो जगहें पॉइंट आउट की थी उन जगहों पे अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। मतलब आपका कहना है कि ठोस तजावजात जो हैं उनकी तरफ फोकस किया जा रहा है अभी, लेकिन इसके साथ साथ राजबा रोड है या फिर जंग बाजार में अगर खास तौर पे बात की जाए, सबसे ज्यादा तजावजात 8 बाजारों की निस्बत जंग बाजार के अंदर पाई जाती है। इवन लॉकडाउन के अंदर भी उन तजावजात को खत्म नहीं करवाया जा सका, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी उसको खत्म नहीं करवाया जाएगा। आखिर इसके पीछे माफिया क्या है? असल में वहां पर 2 तरह की चीजें होती हैं। जब इंतजामिया कार्रवाई नहीं कर रही होती तो उनके पास एक बड़ा वैलिड और ठोस पॉइंट ये होता है कि भाई ये तो रेडी छाबड़ी वाले लोग हैं, इनको हटा के हम कहां फेंकें, ये बड़ा सॉलिड पॉइंट है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उसके अंदर अफराद ऐसे मिले होते हैं कि जो मंथली वहां से रिसीव कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं की जाती। मैं ये समझता हूं कि अगर वहां पर तजावजात रहने भी देनी है तो उनको क्यों ना एक ऐसा वहां पर शेड बना दिया जाए जिस शेड के नीचे वो आए और मंथली जो वो कॉर्पोरेशन चार्ज करे, इंस्पेक्टर को दे रहे हैं वो कोई ना कोई इदारा उसको चार्ज करे और उसकी एक लुक बने। आप अगर मॉडल बाजार चले जाएं तो आपको खूबसूरत महसूस होगा, आपको पता चलेगा शेड है, दुकानें हैं, एक एक साइज के वो ठेले लगे हुए हैं और वो वहां आपको महसूस होगा कि एक बाजार के अंदर है। अच्छा मिर्जा साहब, एक और चीज मैं यहां से पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अगर कचहरी बाजार की बात की जाए या दीगर बाजारों की बात की जाए, पार्किंग का बड़ा इशू है। आखिरकार वहां पे पार्किंग हो भी रही है। पहले तो पार्क एफएस वाले आए, उन्होंने पार्किंग का सिस्टम शुरू किया, अच्छे खासे पैसे कमाए और बाद में सीसीटीवी में देखने को मिला कि पार्किंग कंपनी के ही मुलाजमिन वहां पे चोरियों में मुलविस थे, जिसके बाद बाजार इंतजामिया की जानिब से उनको बाहर निकाला गया और यूनियन के हैंडओवर कर दी गई पार्किंग। अब जब यूनियन के हैंडओवर कर दी गई तो उन्होंने जो लाखों रुपए जनरेट किए वो कहां पे जाते थे इसका भी कोई हिसाब नहीं था। उसके बाद एसीसीटी ने एक्शन लिया और यूनियन से भी बाजार को फ्री करवा दिया। अब वहां पे बेयारो मददगार पार्किंग पड़ी है, बहुत ज्यादा लोग पार्क कर रहे हैं लेकिन वाली वारिस कोई नहीं। क्यों ना इसे ऐसे किया जाए कि बाजारों के अंदर खास तौर पे कोई बोलियां करवाई जाएं, कोई टेंडर्स दिए जाएं, ठेके दिए जाएं साल के, ताकि वहां पे वो ठेकेदार जो मौजूद होगा, वो वहां पे टेंडर जो जीत के आएगा, वो वहां पे पार्किंग के निजाम को भी बेहतर करे, पैसे भी अर्न करे, गवर्नमेंट को भी पैसे जाएं, बाजार की भलाई के लिए काम भी हो। कोई इस तरह का सिस्टम मुतारफ अभी तक क्यों नहीं करवाया जा रहा? मैं समझता हूं कि ये इंतजामिया की नाअहली है और ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। अगर इस हवाले से जो एफएस पार्किंग है उनकी जानिब से भी यही किया जाता रहा है कि जिस इदारे के बाहर पार्किंग लगानी है उन्होंने, उससे कुछ ना कुछ रकम तय कर ली जाती है और इन रिटर्न उसको पे किया जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरफ आपने इशारा किया कि अगर तमाम बाजारों में कोई एक ठेकेदार, कोई 2 ठेकेदार, कोई 8 ठेकेदार को इन्वॉल्व करके वहां पर मुनज़्ज़म पार्किंग की जाए तो उससे जिला इंतजामिया को
और कॉरपोरेशन को इससे कुछ ना कुछ अर्निंग भी मिलेगी, और वहां पर जो बेयारो मददगार पार्किंग है, बेहंगम पार्किंग है, और कभी हमें नजर भी आता है कि वो सारा का सारा रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ समझता हूं ये अच्छा, मसाइल कुछ कम ना भी होंगे। किया जाए ना, तो वहां पे उन पैसों से जो कि इंतजामिया को जाएंगे, इस बाजार को ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। बिल्कुल, ये अब वहां पे साबिक सीसीटीवी डिप्टी कमिश्नर- कैमरेज लगाए जा सकते हैं। रेल बाजार के बाहर जैसे वो उन्होंने गेट सा बना रखा है, इसकी खूबसूरती को संवारने के लिए वैसा गेट तमाम बाजारों के बाहर बनाया जा सकता है। इन बाजारों के अंदर लाइट्स खूबसूरत लगाई जा सकती है। घंटाघर का अतराफ जो है उसमें प्लांटेशन की जा सकती है। लाइट्स अभी भी मौजूद है, लेकिन फाउंटेन वर्क नहीं होता उसको बेहतर बनाया जा सकता है। इसको एक तारीखी बाजार बनाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि अगर उसी अर्निंग से वहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया जाए, जिससे 8 बाजारों को मॉनिटर किया जाए, बिल्कुल, और वहां पर बजाय इसके कि सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएं, वहां पर सैकड़ों कैमरे लगाए जाएं। कंट्रोल रूम कायम करके चंद बंदों के जरिए आप वहां पर ना सिर्फ चोरी चकारी रोक सकते हैं, गाड़ियों की चोरी चकारी रोक सकते हैं, वहां पर आप उसको खूबसूरत बनाने में, जिस तरह साबिक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सैफुल्लाह डोगर ने एक आइडिया दिया था कि हम इन दुकानों का जो फसाड है, जो बाहर वाली लुक है, वो एक जैसी बनाएंगे। किसी का बोर्ड छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया हुआ है, तो उस सबको देखने, उसको दीदा जेब बनाने के लिए उनका प्लान था कि हम इसको कुछ करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो सका। तो इसके जरिए हम अर्निंग भी कर सकते हैं, घंटाघर को खूबसूरत भी बना सकते हैं, घंटाघर को महफूज बना सकते हैं, और जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट था, इसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भी शामिल करके या उसको अलग से एक यूनिट बनाकर हम इसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ताजरों के भी मुझे लगता है कि कोई प्रायोरिटीज कुछ और है। इंतजामिया भी इस मामले में जो है वो संजीदा दिखाई नहीं दे रही। पार्किंग के मसाइल भी जूं के तू हैं, वहां पर गेट तो लगा दिए गए हैं, लेकिन उन गेट्स का फायदा कोई नहीं हुआ। तो ये सारे मामलात हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं मिर्जा साहब। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें नए गेस्ट हैं जिन्होंने जंग से ज्वाइन किया है। हमारे साथ मुआविया आजम तारक मौजूद हैं, जो कि एमपी हैं, पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तानी राय हक के पंजाब असम्बली के और राय हक पार्टी के। उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से, और पूछते हैं कि जंग की यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। इनके हल्के में सीवरेज के मसाइल हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साल जो हुकूमत रही है, उस हुकूमत के अंदर कितने पॉजिटिव काम है जो कि जंग के अंदर हुए हैं, और कौन से ऐसे काम है जो कि अब तक नहीं हुए, अवाम किन मुश्किलात से दो चार है वहां पे। इन तमाम चीजों के हवाले से मुआविया आजम साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब, पहले तो वेलकम टू द शो, और इसके बाद सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के हवाले से हमें बताइएगा कि काविशों के साथ यूनिवर्सिटी तो वहां पे तैयार कर ली गई, लेकिन अब बहुत सारे मसाइल हैं जिनका सामना उसे करना पड़ रहा है। सेशंस कुछ अभी रहते हैं स्टार्ट होने वाले, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के हवाले से अगर आप बात करें तो इसकी तारीख यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल और यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के साथ साथ ही शुरू होती है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल को देखते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है कि वो इस वक्त पंजाब की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ जंग बदकिस्मती से हमारे पिछले अरसे में मुंतखब होने वाले सियासतदानों के क्रेडिट की नज़र हो गई, और सिवाय इसके कि उसका ज़मीन का एक क़िता, और वो भी एक ऐसी जगह पे मुख्तस करवाया गया जहाँ पर यूनिवर्सिटी की कामयाबी के इम्कानात कदरे कम थे, या यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि काफ़ी कम थे। तो बाद में जब फिर मैं एमपीए मुंतखब हुआ जंग से, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ जंग को अपनी तरजीह में शामिल रखा। हमने पूरी कोशिश की कि हमारी बेटियां और बेटे जो फैसलाबाद तक का सफ़र करने के लिए पढ़ने की गर्ज से जाते हैं, हम कम अज़ कम अपने मौजूदा वसाइल में रहकर उनके लिए तालीम का बंदोबस्त शुरू करें। हमने वहाँ गज़ाली कॉलेज में वीसी साहब की अपॉइंटमेंट हुई। इसी हुकूमत में उनको अपॉइंट किया गया। डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब बड़े काबिल आदमी हैं, और उनकी सलाहियतों का आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त नई बनने वाली यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ जंग सबसे ज़्यादा मीटिंग्स कर चुकी है, सबसे तेज़ी से अपना सफ़र तय कर रही है। और इसी खूबसूरती और काबिलियत की वजह से डॉक्टर शाहिद साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली का इजाफी चार्ज दिया है। उनकी सलाहियत को देखते हुए वो वज़ीर आज़म साहब की यूनिवर्सिटी को भी देख रहे हैं। अब तकरीबन 1 साल का अरसा होने को है, हम 5 प्रोग्राम्स वहाँ पे शुरू कर चुके हैं। बेटियाँ और बेटे वहाँ पे ज़ेर तालीम हैं।
लेकिन मजीद हम 12 प्रोग्राम शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी। हमने उसके लिए फिलफौर जारी रखने के लिए ये किया कि लाहौर कॉलेज की एक बिल्डिंग हमारे जंग के अंदर तैयार थी। इवनिंग क्लासेस में हम 12 प्रोग्राम्स वहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह थोड़े अरसे में हम मजीद उसके अंदर 5 प्रोग्राम शुरू करेंगे। इस तरह से उम्मीद है कि इस साल में यूनिवर्सिटी ऑफ जंग पंजाब की बेहतर यूनिवर्सिटियों की सफ में शामिल होने का अपना पहला मरहला मुकम्मल कर लेगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, गुज़श्ता दिनों में जब बारिशें हुई और बारिशों की वजह से बहुत सारे हलकों में, हमारे फैसलाबाद में भी जहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे वास्ता जूझ रहा है, हमारे शहरी जूझ रहे हैं, उसी तरह जंग के अंदर भी ये देखने को मिला कि सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका था। गलियों के अंदर बदबू और ताफुन फैलाने वाला पानी खड़ा था और इसके साथ साथ लोगों के घरों के अंदर भी पानी कहीं दाखिल हो रहा था। अब उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैनेजमेंट की पोल खुल गई, इस बारिश ने पोल खोल दी उनकी, तो उसको मैनेज कैसे किया आपने और आखिरकार ये किसकी गलती है? इंतजामिया वहां पे ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, वहां पे जो सीवरेज लाइंस डाली गई थी वो ठीक नहीं थी, आबादी ज्यादा है, लाइंस छोटी हैं, आखिरकार क्या प्रॉब्लम्स है वहां पे? मैं आपकी इस सवाल के जवाब की तरफ आने से पहले एक ज़रूरी बात रह गई जो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने जंग के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। वो ये है कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ जंग को लाहौर कॉलेज में इवनिंग क्लासेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और जब यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की अपनी इमारत बनेगी, मैंने यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये बात लिखवाई है कि ये इदारा बेटियों के लिए ही रहेगा ताकि ये गलत फहमी दूर हो सके कि खुदा न खास्ता बेटियों का कोई इदारा ख़त्म कर दिया गया। और हमारे उस डिसीजन के बाद इस वक्त पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में, जनरल यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ जंग पहली यूनिवर्सिटी है जो बेटियों को एजुकेशन के अलावा अलहदा से माहौल मुहैया करके उनको तालीमी सलाहियतें जारी रखने का मौका दे रही है। यानी अगर कोई को एजुकेशन से हट के अपनी बेटी को सेपरेट मतलब फॉर वुमेन्स जो कैंपस होगा उसके अंदर पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा सकता है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग उसको डिग्री देगी। कोई अपनी बेटियों को अलहदा भेजना चाहता है और वो चाहता है इसको मौलिमात ही पढ़ाएं और एक सेपरेट माहौल हो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जंग पहल कर चुकी है पंजाब की तमाम जनरल यूनिवर्सिटीज़ में इस तौर पर कि यहाँ पे बेटियों के लिए अलहदा ही क्लासरूम्स रहेंगे और इवनिंग क्लासेस जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की इमारत बनेगी ये भी उसी बिल्डिंग में चली जाएंगी ताकि बेटियों को मजीद अपनी तालीमी सलाहियतों को जारी रखने का इत्मीनान के साथ मौका मुहैया किया जाए। ये बड़ी अच्छी इक़दाम है आपकी तरफ से और ये जंग के शहरियों के लिए खास तौर पे खुशखबरी है। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ऐसी यूनिवर्सिटीज चाहिए थी क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा मुआशरा ऐसा है कि तरबियत देता है इस चीज की कि लड़कियां जो है वो पर्दा करें, तो उनके पर्दे को लेके उनके वालिदैन जो है वो काफी कॉन्शियस होते हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के अंदर उनको पढ़ाया जाए जहां पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को तालीम दी जा रही हो। तो अगर आपकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है तो मेरा ख्याल है ये जंग के शहरियों के लिए बड़ा ही जबरदस्त इनिशिएटिव है जो कि आपकी तरफ से लिया गया है और आने वाले दिनों के अंदर जहां पे उनको इस चीज की वजह से फैसलाबाद का रुख करना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे भी वुमेन्स की यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी जो है वुमेन्स की कैंपस अलग बनाया गया है, तो उनको उन कैंपस की तरफ मूव होना पड़ता था। अब वही तालीम वो अपने जंग शहर में रहते हुए हासिल कर सकेंगे और उनकी डिग्री की भी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी डिग्री की वैल्यू यहाँ के स्टूडेंट्स की है। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अब दोबारा आ जाते हैं मसाइल की तरफ। तो मसाइल की तरफ अगर आते हैं तो सबसे बड़ा मसला जो मौजूदा दिनों के अंदर देखने को मिल रहा है, बारिशों की वजह से सीवरेज सिस्टम की नाकामी का देखने को मिल रहा है। आप उस पर क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि पिछले अदवार में जो आपका सीवरेज सिस्टम डाला गया फैसलाबाद समेत किसी भी इलाके में, सीवरेज के हवाले से लोगों के मसाइल मिलते जुलते हैं। वही ठेकेदार हैं और वही लोग हैं जो ले दे के बिल क्लियर करवा के निकल जाते हैं और वही सारी मिली भगत होती है और सूरत हाल ये होती है कि जो पाइप लिखा गया है वो डाला नहीं गया और बाज़ जगह पे तो ऐसे होते हैं कि कई लाइनें मिस होती हैं और वो ठेकेदार अपना बिल क्लियर करवा के चला गया होता है। इस तरह की बारिशों में हमारे पाकिस्तान के सीवरेज और इस तरह जुड़े हुए जो मसाइल हैं उसका इल्ज़ाम उस वक्त की बल्दिया को या उस वक्त की मुंतखब सियासी क़यादत को दिया जाए तो इस लिहाज से तो दिया जा सकता है कि मौजूदा वसाइल को उन्होंने कितना बेहतर इस्तेमाल किया, लेकिन इस तौर पर उनको इल्ज़ाम देना गलत होगा कि जिन्होंने पहले दौर में गलत सीवरेज डाल के और अपने बिल वसूल किए हुए और वहाँ पे 3-3, 4-4 लाइनें मिस हैं या किसी जगह पे कोई ऐसी टीम अगर चेक करने के लिए आई भी सही
तो वो ले दे करके उन्होंने अपना मामला पूरा कर लिया। मैंने मौजूदा अपनी MP लोकल हैं गवर्नमेंट आप के लिए, और मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने अपनी इस वक्त म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, मैं पहले MP हूँ जिसने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहब को, DC साहब को, तमाम को अपने लेटर हेड पे लिख के भेजा है कि मेरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आप टेक्निकल ऑडिट करवाएं गुज़िश्ता तमाम सालों का। और मैं वो पहला MP हूँ जिसने एंटी करप्शन में बाकायदा दरख्वास्त दी है कि पिछले तमाम मंसूबों को आप असिरोनो देखें, मेरा वोटर हो या ना हो, जिस बंदे ने शहर के साथ ये जुल्म किया है, ज्यादती की है, उन तमाम को कटहरे में लाना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें जब तक नहीं होंगी उस वक्त तक आने वाले ठेकेदारों की या आने वाले वक्त में काम करने वालों की रवश बेहतर नहीं होगी। तो हमने उस पर काम शुरू किया हुआ है। बहुत से लोग चीख चिल्ला भी रहे हैं, लेकिन उनकी चीखों की परवाह किए बगैर हमने शहर के मफाद में एक डिसीजन लिया है और उस पर हमने अपना सफ़र जारी रखा हुआ है। आज के दिन में जंग के शहर के जो हालात हैं, उस हमारी कोशिश का नतीजा है। कम वसाइल के बावजूद गुज़िश्ता कल जंग शहर में शदीद बारिश हुई। मैं आज सुबह निकला, वहाँ मैंने तमाम बड़ी शहराओं का विजिट किया। रात मेरी टीम डिस्पोजल्स पर थी और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जंग की बड़ी शहराओं पर पानी नहीं है। इसका मतलब है कि कम वसाइल में भी अगर पूरी हिम्मत के साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम करे, DC साहब बड़े मेहनती आदमी हैं, अभी हमारे CO साहब नए हैं, खालिक दाद साहब बहुत माहिर और समझदार आदमी है, तो अगर ये सारे लोग मिल के काम करें तो कम वसाइल में भी हम बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन उन ठेकेदारों को ज़रूर फटे चढ़ाना चाहिए जिन्होंने लोगों को हेपेटाइटिस में मुब्तला कर दिया, जिन्होंने बूढ़ों और बेटियों को गंदे पानी से गुजर कर अपने स्कूल, कॉलेज और मसाजिद तक जाना मुश्किल कर दिया। उन लोगों को कार्रवाई मेरा ख्याल है कि ज़रूर होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में फासले भी बेहतर तय हों और जो हकीकी मुजरिम है उनको भी हम सामने ला के खड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शदीद बारिशों के दिनों में मेरा भी जंग जाना हुआ और मैंने ये देखा तब भी वहां पे अहम शाहराएं जो हैं वो वहां पे पानी नहीं खड़ा था। मसला आता है नशीबी इलाकों का, जो इनर साइड ऑफ जंग है जहां पे पानी खड़ा होता है, वहां के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? अहम शाहराओं पे तो उस वक्त भी पानी नहीं खड़ा था जब बहुत ज्यादा बारिश हुई, गुज़श्ता रात भी हुई, वहां पे पानी नहीं खड़ा था। पानी तो खड़ा होता है उन मोहल्लों के अंदर, उन गलियों के अंदर जहां पे रहायशी कॉलोनियों के अंदर जहां पे लोग रह रहे हैं। उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या बनाएगी आपकी तरफ से या इंतजामिया के साथ जो आपकी मीटिंग हुई है उसमें मीटिंग में क्या तय किया है कि इन मोहल्लों से अब पानी किस तरह से निकाला जाएगा? उसमें 2-3 चीज़ें हैं। हमारे 1-2 डिस्पोजल हैं जो नामुकम्मल हैं। अगर वो हमारे 3 के करीब डिस्पोजल चल जाते हैं जिनके ऊपर थोड़ा ही खर्च आएगा। मसला ये हुआ कि ये कोरोना की वजह से अब आप जाके फाइनेंस में चेक करें तो सारे जो आपके हैं ना वो 0.0 लिखा हुआ है, वहाँ पे अब मज़ीद कोई हलकों के लिए फंड्स नहीं है। मैंने वज़ीर आला साहब से और कमिश्नर साहब जंग आए थे उनसे, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से गुज़िश्ता कल हमारे डिप्टी कमिश्नर ने बतौर ख़ास तहरीरी भी और ज़बानी भी हमने दरख्वास्त की है कि हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए और बिलखुसूस डिस्पोजल्स के लिए हमें फ़ंड दें। पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम का इस हुकूमत के तहत हमें एक बड़ा बेहतरीन मंसूबा मिला है, उसके तहत भी हमें किसी दर्जे में डिस्पोजल्स की मुरम्मत मिल रही है। उम्मीद है कि डिस्पोजल्स के बन जाने से और उनकी मुरम्मत और बहाली के बाद जो नशेबी इलाकों, गली महल्लों के मसाइल हैं ये भी काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। मैं ये पूरा इसलिए नहीं कह रहा कि जहाँ पे लाइनें ही आधी बिछी हुई हैं उसको डिस्पोजल क्या सक करेगा। तो उसके लिए हमने अब ये किया कि 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ रुपए के लमसम जो इलाके डूबे में, मसलन गुलशन कॉलोनी, नासिर कॉलोनी, मर्जीपुरा, जंग सिटी, अकबरपुरा, ये इलाके हैं, मिल्लत कॉलोनी जो हमारे डूबे हुए हैं। हमने इन इलाकों का एक मास्टर प्लान बना के इसका सीवरेज, इसका PCC, इसका 5-6 करोड़ रुपए का एक सिटी पैकेज के नाम से वज़ीर आला से अलहदा से ले रहे हैं ताकि एक गली बनाएं और 6 गलियां नीचे हो जाएं। उससे बेहतर है हम पूरी यूनियन काउंसिल का अगर 6-7 करोड़ रुपए का एक पैकेज ले लेते हैं तो कम से कम एक यूनियन काउंसिल तो मॉडल बन जाए। मैं आपके तवस्सुत से अपने जंग के लोगों को ये भी कहूँगा, एक तो फंड्स की कमी है, दूसरा ये है कि अगर हम किसी इलाके में कोई चीज़ बनाना शुरू करते हैं तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ गली दे दी, हमें नहीं दी। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरा वोटर हो या ना हो, हम गली को ऊंचा ना करें, हम पूरी डूबी हुई यूसी को ऊंचा कर दें ताकि उन लोगों को तो कम से कम आने वाले 30-35 सालों के लिए हम रिलीफ दे सकें। अगर हम डूबे हुए इलाकों को पूरी प्लानिंग के साथ ऊपर लाने में और उनको तमाम सीवरेज की और गलियों की सहूलतें देने में कामयाब हो गए, ये वाकई एक रिलीफ है जिसको आप रिलीफ कह सकते हैं। तबाह होने की वजह यही हुई है कि गुज़िश्ता 10-12 सालों में
आपका ताल्लुक था, आपकी गली बन गई, दूसरे का ताल्लुक था, दूसरे की बन गई, जिनकी पुरानी बनी हुई थी वो सारी नीचे हो गई। अब नतीजा ये हुआ कि करोड़ों अरबों रुपए भी लग गए और लोगों को वो रिलीफ भी नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। अब हम चाह रहे हैं कि एक मनसूबा बंदी के तहत फंड्स खर्च हों। हमारे बाज़ दफ़ा लोग ज़ाहिर है तकलीफ में परेशान हो जाते हैं कि जी हमें नहीं रिलीफ मिला, फलां इलाके को मिल रहा है। हमारी कोशिश है कि बतदरीज पूरे इलाके को मिले ताकि सबको देर तक बेहतरी नसीब हो। आपकी कोशिश तो है कि पूरे इलाके को फंड मिले, लेकिन मिलता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। आप इस हवाले से पूरे मुतमिन हैं कि आपको फंड दिया जाएगा? क्योंकि वजीर आला पंजाब गुज़श्ता दिनों में फैसलाबाद भी आए थे, ऐलान तो कर दिए जाते हैं, लेकिन अवाम तकती रह जाती है कि ये पैसे कब आएंगे और उनकी भलाई के लिए खर्च किए जाएंगे। देखिए जी, एक बात बड़ी साफ है, मेरी पार्टी पाकिस्तान राय हक पार्टी है। इलेक्शन मैंने आज़ाद लड़ा था और मैं पंजाब के उन MPs में हूँ जिनको पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट मिले। 70,000 के करीब मैंने वोट लिया है और मेरे से दूसरे नंबर पे आने वाला मुझसे 35-40 हज़ार पीछे था। PTI का 2018 में बड़ा हुल्ला चला हुआ था और बड़ा बल्ला चला हुआ था। PTI वाला मुझसे 55,000 पीछे था। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, मैंने इस गवर्नमेंट को वोट दिया डेवलपमेंट के नाम पे कि मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए। यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट ने अपनी संजीदगी दिखाई है। मैंने कहा था मुझे डेवलपमेंट चाहिए, उन्होंने पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम दिया, उसके फंड्स की कोरोना और बाकी चीज़ों की वजह से देर सवेर है। मैं आपके तवज्जुह से साफ कह रहा हूँ, अगर मेरे सेवरेज के मसाइल हल करती है गवर्नमेंट, अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बुजदार साहब और पंजाब हुकूमत मुनासिब फंड देगी, अगर मेरे डेवलपमेंट पर के एजेंडे पर दिए गए वोट की हुकूमत कदर करेगी और इस मुआहदे को पूरे करेगी, मैं बुजदार के और इस हुकूमत के साथ हूँ। वरना मैं अपने वोटां दे नाल जित के आए, अल्लाह की मेहरबानी है, एहसान मेरे ऊपर किसी का नहीं है। मैं आने वाले कल में परसों में अगर इस हुकूमत ने मुझे मजीद मेरे इलाके के लिए डेवलपमेंट फंड और बाकी चीज़ों में अकोमोडेट ना किया, मैं अपने जंग सिटी के लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने मर्जीपुरे के साथ खड़ा हूँ, मैं मिल्लत कॉलोनी के साथ खड़ा हूँ, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँगा, मैं इस हुकूमत के साथ कतन खड़ा नहीं हूँगा। चूँकि मैं एक अवामी आदमी हूँ, अपनी कौम के साथ हूँ। अब तक कोरोना और बाकी चीज़ों की वजह से हमने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया कि यार चलो हुकूमत की जायज़ मजबूरी है। इन जायज़ मजबूरियों से निकल कर हुकूमत अगर फिर भी हमारे साथ वही रवैया रखती है जो कि 1-2 साल से वतीरा चला आ रहा है, तो चिट्टा जवाब है, हम अपनी कौम के साथ खड़े हुए, हमारा इस हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पे मुतमिन है आप? हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी में बाज़ पॉलिसी के हवाले से की जाने वाले इकदाम हैं। पॉलिसियाँ बाज़ जगह पर अच्छी बनाई जा रही है, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन पॉलिसियों के तसलसल में, की जाने वाली मीटिंग्स के तसलसल में, की जाने वाली कानून साजी के नतीजे में अगर एक आम रेडी वाले को, एक आम दुकानदार को, एक आम मोहल्ले में रहने वाले को रिलीफ ना पहुँचे, तो मेरा ख्याल है कि आप उसको रिलीफ पॉलिसीज की हद तक तो कह सकते हैं, अवाम वैसे नहीं, अवामी रिलीफ नहीं मिलता। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे मावी आजम साहब, लेकिन ब्रेक का एक वक्त हो गया, तो इसी गुफ्तगू को माजर चाहूंगा, आपकी बात काटी, तो इसी गुफ्तगू को नाज़रीन बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ माविया आज़म मौजूद हैं और मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। जनाब, क्या कहेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से वादा किया गया था कि गुलाम नबी ब्लॉक तैयार किया जाएगा हॉस्पिटल का, लेकिन वो तैयार नहीं किया गया अब तक, आखिर क्यों? फिलहाल तो हर बात का जवाब कोरोना है, लेकिन मेरी पिछली CM साहब से जो मीटिंग हुई थी, यास्मीन राशिद साहिबा से भी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई, लेकिन जितने फंड हमें दिए गए हैं उसके लिए वो नाकाफ़ी हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम काम शुरू करें और ब्लॉक एलोकेशन में से हमें पैसे दें, चूँकि कोरोना के बाद तो ज़्यादा फंड्स रखे ही हेल्थ सेक्टर में गए। ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि आम लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। मैंने इस हुकूमत में आने के बाद अपने आम लोगों के फ़ायदे के लिए जो सबसे बड़ा कदम उठाया है वो ये है कि मेरे वालिद साहब मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में 117 एकड़ ज़मीन इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए गुजरा रोड पर मुख्तस की गई और गुज़िश्ता 17 सालों में उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर तिजारत से मिलके, गवर्नर पंजाब से मिलके, अपने जंग के ताजर दोस्तों को ले जाके हमने वहाँ पे मीटिंग्स की कि आप यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री के लिए हमें बाकायदा इजाज़त दें और उस पर जो इब्तदाई काम होना है उसका आगाज़ करें। उन्होंने कहा जी हम आपको पहले अखबार इश्तिहार देंगे,
हम एप्लीकेशन के बाद अंदाज़ा कर सकेंगे कि आपके लोग इस हवाले से हमें मुतमईन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बाज़ ऐसे इलाके भी थे जहाँ से 8 एप्लीकेशनें आई दीगर अजला के, बाज़ ऐसे थे जहाँ से 6 आई। हमें 275 का उन्होंने टारगेट दिया, हमने 375 के करीब दरखास्तें उसी टाइम के अंदर अंदर 5000 फीस के साथ जमा करवा दी। और उस वक्त वज़ीर तिजारत ने, बाकी लोगों ने बड़ा सराहा कि आपका जो ज़िला है वो इस हवाले से वाकई सलाहियत रखता है, पोटेंशियल है। हाँ, अब हमें उम्मीद है कि अगर वहाँ पे एक इंडस्ट्री का माहौल पैदा हो जाता है तो मेरे झंग का वो बेरोज़गार नौजवान जिनके साथ मैंने इलेक्शन में भी वादा किया था, 20 से 25 हज़ार मेरे झंग का नौजवान रोज़गार वाला हो जाएगा। और मज़ीद भी वहाँ गुंजाइश है, हमारी कोशिश है कि हम उसको मज़ीद जगह को लेने में कामयाब हो जाएं ताकि वहाँ पे एक अच्छी इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने में हम कामयाब हो जाएं और वहाँ पे इंडस्ट्री लगे, ताकि हमारे लोगों को फैसलाबाद का, वो हमारे झंग का पंजाबी का एक शायर कहता है कि नौकरियां फैसलाबाद करें ते बिल झंग दे भरें। रेवेन्यू फैसलाबाद का बढ़ाने के लिए झंग का नौजवान आता है और जब बिजली का बिल देना होता है वो बेचारा घर में जाके देता है। हम चाहते हैं हमारा नौजवान झंग में ही रोजगार करे और हमारे झंग का जो दिमाग है, हमारा बच्चा पढ़ा हुआ मुल्तान में, फैसलाबाद में, लाहौर में नौकरी क्यों करता है, मेरे झंग का दिमाग मेरे झंग के अंदर मुलाजमत करे, वो तरक्की का सबब बने तो अपने शहर की तरक्की का बने। गुलाम नबी हेल्थ ब्लॉक, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग और हमारे सेवरेज का सबसे बड़ा मंसूबा 1 अरब 3 करोड़ रुपए से उसका इंशाल्लाह अनकरीब आगाज होने जा रहा है, लेकिन वो भी फंड्स का मसला आ रहा है। और ये इंडस्ट्रियल स्टेट, ये 4 ऐसे बड़े काम हैं जो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत ने हमने यकीन दहानी करवाई है। इसके मुनासिब फंड्स के साथ अगर हमें इसका अच्छा आगाज नज़र आ जाता है तो झंग की वाकई तकदीर बदल जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इन 4 मंसूबों में सेवरेज है, गुलाम नबी हेल्थ ब्लॉक है जिसका नाम हमने उस्मान बुज़दार हेल्थ ब्लॉक तजवीज़ किया, सीएम साहब बड़े खुश हुए, तो उम्मीद है कि उसके लिए फंड मिलेंगे। अच्छा, ये नाम की वजह से तो नहीं फंड मिलेंगे? हज़रत उस्मान गनी की सखावत मशहूर है। मैंने तो इनके मुंतखब होने के बाद पहली तकरीर यही की थी कि वो झलक आपके अंदर आती रहनी चाहिए और पिसे हुए मारूम तबके के लिए होनी चाहिए। उनमें वैसे उस्मान बुज़दार साहब बुनियादी तौर पर शरीफ आदमी हैं और मैंने उनमें 1-2 खूबियां देखी हैं और वो खूबियां मेरा ख्याल है कि कम लोगों में होती हैं। अच्छा, आपने उनमें खूबी देखी है? मैं सुनना चाहता हूं उस खूबी के बारे में। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, सबको पता है कि जिस तरह का उसका दौर था और इसी सूबे का वजीर आला था। एक आदमी को 2 साल हो गए वजीर आला बने हुए, यहाँ पे कौंसलर, नाज़म और आपके एमएनए और एमपीए और जनाब वो छोटे छोटे तहसीलदार और पटवारी पकड़ाई में नहीं आते। बुज़दार साहब की जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात है उनकी शख्सियत के एतबार से वो मैंने ये देखी है, 2 साल गुजरने के बावजूद मैंने उसकी आंख में, उसकी गर्दन में, उसके चेहरे में तकब्बुर की कोई लहर नहीं देखी। आजिज़ी, इनकिसारी वाला मस्कीन आदमी है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर किसी बंदे के साथ अल्लाह की मदद आनी होती है ना, तो वो होता है जो तकब्बुर नहीं करता। आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूं तो इससे, नीयत के एतबार से, सलाहियत के एतबार से, शख्सियत के एतबार से उसमें खूबियां हैं, लेकिन ये खूबियां सूबा चलाने के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात को मानता हूं, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि वजीर आला बनाया किस लिए जाता है? हमें आजिज़ी इंकिसारी से कोई नहीं लेना देना, गर्दन में सरिया है नहीं है उससे कोई नहीं लेना देना। हमें ये देखना है हमारा वजीर आला हमारे लिए काम क्या कर रहा है, नौकरियां कितनी पैदा कर रहा है, मोहल्लों के अंदर जो सीवरेज के मसाइल हैं उनको कितना खत्म किया जा रहा है, शहर के अंदर तरक्की के मौके कितने बढ़ाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से चेंज किया जा रहा है, हमारा हेल्थ सेक्टर क्या कहता है, हमारा बल्दियात का कहता है जिसे खत्म कर दिया गया है। बल्दियात के हवाले से भी चले मैं आपसे पूछता हूं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, जो स्टेप लिया गया बल्दियात को खत्म करने का, वो आपकी तरफ से वो उसको आप ठीक मानते हैं या नहीं? क्योंकि चेयरमैन और काउंसलर्स ऐसे बंदे होते थे, अगर मोहल्ले में किसी किस्म का थोड़ा सा सीवरेज का मसला हो, कुछ भी हो, तो सेंट्री वर्कर्स को पकड़ने के, खुद जाके पकड़ने की बजाय वो मुतलका चेयरमैन के पास जाते थे, उसे कहते थे जनाब इसे ठीक करवाएं, हमने वोट दिया है आपको। तो वो उस चीज को संजीदगी से लेता भी था, सेंट्री वर्कर को अहकामात जारी किए जाते थे, मुतलका काउंसलर साथ जाता था, जाके उस मोहल्ले से जो सीवरेज के मसाइल हों, पीपीसी रोड के मसाइल हों, उनको हल किया जाता था। लेकिन अब ये हल होते नजर नहीं आते, वो सेंट्री वर्कर्स ही नजर नहीं आते जिनकी ड्यूटियां चेयरमैन या काउंसलर की तरफ से लगाई जाती थी। कहां गए वो सब? कारपोरेशन क्या काम कर रही है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास 2 आदमियों को लाया गया, एक के अंदर तकवा, तहारत, परहेजगारी और उसकी जो ज़ाहिरी सलाहियतें थी वो बहुत ज़्यादा थी।
दूसरे में नमाजें कम थी, सलाहियतें बहुत ज़्यादा शख्सी एतबार से नुमाया नहीं थी, लेकिन इंतज़ामी लिहाज से वो आदमी बहुत पुख्ता था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि भाई देखो, वहाँ लोगों ने इसकी नमाजें नहीं देखनी, वहाँ पे लोगों ने इसकी इंतज़ामी सलाहियत को देखना है, लोगों को इसने नफ़ा पहुँचाना है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बुज़दार साहब को अल्लाह ताला ने जो पैदा होने के साथ सलाहियतें दी हैं, अब वो एक इंतज़ामी पोस्ट पर हैं। अगर इंतज़ामी लिहाज से वो अपने आप को बेहतर नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त आप ठीक कह रहे हैं कि उनकी अपना ज़ाती तौर पे शरीफ होना, चीज़ें होना, इसकी इस वक्त लोगों को उनकी ज़रूरत नहीं। इस वक्त लोगों को उनसे ये उम्मीद है कि वो डिलीवर क्या कर रहे हैं। और ये पॉलिसीज़ जो बना चुके हैं, तारीख साज कानून साजी पंजाब असम्बली में इन 2 सालों में की, इससे पहले कभी इतनी कानून साजी नहीं हुई। अब वो कानून साजी को नीचे किस तरह से लेके आना है, असल इम्तिहान अब शुरू होगा। अगली बात जो आप कह रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वो काउंसलर्स और वो चेयरमैन, उन लोगों को जो ख़त्म कर दिया गया, बाहर के इलाकों के हालात तो ज़्यादा मेरे इल्म में नहीं हैं। मेरे अपने इलाके के हालात ये थे कि जिस दिन हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपने सीने में मुंतखब काउंसलर्स को और चेयरमैन को जगह दी, उस दिन हमारे उस खजाने में 35 से 40 करोड़ रुपए थे। और जिस दिन ये टूट फूट हुई और सारे अपने अपने घरों को चले गए, उस दिन हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 8 से 10 करोड़ रुपए की या उससे भी ज्यादा की मकरूज थी। हमें आज तक पता नहीं चला वो 35 करोड़ रुपए कहाँ गए और ऊपर वाले जो 40 करोड़ रुपए चढ़े वो कहाँ कैसे चढ़ गए। इसलिए हमारे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस वक्त जो बुरे हालात हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जाते जाते दिवालिया निकाल के गए, बेड़ा गर्क करके गए और तनख्वाहें देने के हमारे पास पैसे नहीं है। 35-40 करोड़ रुपया जो उनको मिला था उसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने इसीलिए टेक्निकल ऑडिट के लिए मैंने आपको कहा कि हमने उसकी एक एक चीज को पिछले तमाम सालों को मिला के चेक करवा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इसका ऑडिट होना भी चाहिए। ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि इन तमाम चीजों के पीछे कौन से ऐसे अनासर हैं जिसकी वजह से तमाम का तमाम बजट जो है वो डिस्टर्ब हुआ। लेकिन हम दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान, पंजाब, फैसलाबाद और जंग जैसे जितने भी गिरदोनवा के इलाके हैं इनमें मजीद तरक्की करे और लोगों को मजीद कारोबार के मौके मिले, मुलाजमतें मिलें, ताकि वो सुख का सांस जो है वो ले सकें। तो बहुत शुक्रिया माविया आजम साहब आपका शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।